जाने से हम भी 2 सवा 2 बज गया सोते सोते। तो क्या होता है ना रात में कि अगर 11 बजे 10 बजे के बाद जग गए तो थोड़ी नींद हाली आता है। देखो, आज हम मतलब पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है। तो अभी तक हमने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा, और सिंधु सभ्यता को हमने कल जो अपना लेक्चर था उसमें कंप्लीट किया। हमने देखा कि भारत कहा में जो भारत का कहा पश्चिमी एरिया है थोड़ा सा, ठीक है नहीं, उत्तर पश्चिमी एरिया और दक्षिण में महाराष्ट्र तक, यहाँ तक सिंधु सभ्यता जो है उसका विस्तार था। यस और यस। सिंधु सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी, ये हमने देखा था। और कृषि, पशुपालन, ये सारी व्यवस्था थी वहाँ पर। और लेकिन नगरीय सभ्यता थी, व्यापार जो है उन्नत अवस्था में था। वॉइस क्लियर नहीं है सर आपकी, हंस रही है बहुत। अब आ रही है आपको आवाज़ मेरी? आ रही है मेरी आवाज़ आपको? हाँ सर अब आ रही है। तो हमने जाना सिंधु सभ्यता के, हमने विस्तार को देखा कि पश्चिम में जो विस्तार है वो अफगानिस्तान का तक है, पूर्व में जो उत्तर प्रदेश है मेरठ वहाँ तक है, दक्षिण में दैमाबाद यानी महाराष्ट्र तक है, और उत्तर में कश्मीर तक है। उन चीज़ों को हमने देखा और सिंधु सभ्यता के बारे में हमने जाना कि जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, व्यापार उन्नत अवस्था में था, कृषि पशुपालन भी होता था, और समाज की जो स्थिति थी मात्र सत्तात्मक समाज था, और बहुदेववाद प्रचलित था। ठीक है नहीं, यानी कि कई देवताओं की पूजा की जाती थी, जिसमें पशुपति जो शिव हैं उस समय जो पशुपति के देवता हैं वो काफ़ी प्रमुख थे। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, मातृ सत्तात्मक समाज था। और मतलब जो मतलब पश्चिमी एशिया है, जैसे इराक वगैरह, इराक बहरीन वगैरह, इनके साथ जो है व्यापार भी होता था, क्योंकि बहुत सारे जो अवशेष हैं व्यापार के वो लोथल से प्राप्त हुए हैं, मेसोपोटामिया की मुद्रा, ठीक है, और माप तोल की जो मतलब बाट हैं वो, तो ये सारी चीज़ें जो है लोथल बंदरगाह से प्राप्त हुए। तो कहीं ना कहीं जो है भारत से बाहर बंदर मतलब व्यापार होता था। फिर हमने देखा कि सूती वस्त्रों का व्यापार भारत से बाहर किया जाता, मसालों का, हाथी के दांतों के उपकरणों का, तो वहाँ से सोना चांदी ये सारी चीज़ें आयात होती थी। उसके बाद हमने देखा था कि सिंधु सभ्यता जो है अलग अलग लोगों ने उस पर अपने विचार रखे थे, उसकी सिंधु सभ्यता का एंड कैसे हुआ, सिंधु सभ्यता का कैसे नष्ट हुई। तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण विचार था वो यही था कि बाढ़ के द्वारा, कि कोई जलवायु परिवर्तन कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण विचार था वो यही था कि बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का जो है विनाश हुआ। अब सिंधु सभ्यता का जब विनाश हो जाता है तो उसके बाद भारत में आर्य संस्कृति का आगमन होता है, और आर्य संस्कृति का आगमन जो है वो वैदिक सभ्यता को माना जाता है। ठीक है नहीं, कि वैदिक सभ्यता का जो टाइम था वो भारत में आर्य संस्कृति का आगमन था। और उसके बाद हम जो लोग हैं नॉर्थ इंडिया के, वो ये है कि आर्य लोग हैं, यानी जो आर्य लोग आए थे, मत कायदे में अलग अलग बातें हैं उनके बारे में कि कहाँ से आए थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मत यही है कि आर्य लोग जो है मध्य एशिया से आए थे। ठीक है नहीं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है माना जाता है, जो कि आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे आर्य भारत में। ठीक है, और आर्यों का जो विस्तार था मध्य एशिया, ये प्रोफेसर मैक्स मूलर हैं, उन्होंने उनका जो विचार है मध्य एशिया वाला वो काफ़ी फेमस विचार है। और बाल गंगाधर तिलक ने भी आर्यों के बारे में बोला था कि आर्य ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से आए थे। और आर्यों का जो निवास स्थल भारत में जो विस्तार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है, पंजाब में भी है, ठीक है नहीं, और इधर अफगानिस्तान में है। तो यहाँ तक जो है, और दक्षिण में भी आपके पास, जहाँ मतलब कोई स्थान का नाम तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे भी दक्षिण में भी आर्यकरण हुआ संस्कृति का। लेकिन तुम देखते हो कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के लोगों में काफ़ी उनके जो
रंग रूप है, इनमें संस्कृति है, काफ़ी अंतर है। तो हमारा जो नॉर्थ इंडिया है वो आर्य संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित है बजाय साउथ इंडिया के। तो ऐसा माना जाता है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया वाली जो डेफिनेशन है वो काफ़ी फेमस है, ठीक है नहीं। उसके बाद हम जानेंगे, पहले हम वैदिक सभ्यता, क्योंकि आर्यों का जो संबंध है वो वैदिक सभ्यता से है, तो वैदिक सभ्यता को जानेंगे। वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। तो पूरे वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है आपका ऋग्वेद काल। पूरा वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। ऋग्वेद काल यानी कि ये जो आपके पास 1500 से 1500 से 1000 ईस्वी तक जो काल है वो ऋग्वैदिक काल कहलाया है। और 1000 से 600 ईस्वी तक जो है उत्तर वैदिक काल। और उसके बाद फिर तुम्हारा ये मतलब वो शुरू हो जाते हैं और हिस्ट्री जो है, ठीक है नहीं। जैसे गौतम बुद्ध का जीवन शुरू हो जाता है, महाजनपद शुरू हो जाते हैं, ये सब लिखा हुआ है 1500 से 1000 ईसा, तो मतलब 1500 से पहले 1000। यानी ईस्वी से पहले, ईस्वी से पहले जो 1500 साल रहे वो, ठीक है नहीं, जब से 1000 साल तक, ईसा पूर्व से ही, ईसा से पहले ही, ठीक है नहीं। अभी ईस्वी शुरू नहीं हुई है, उससे पहले ही, सन से पहले अगर हम देखें तो 1500 साल पहले से 1000 साल, यानी कि जैसे ये सन है, यहाँ से सन शुरू हुई है, तो इससे पहले से ही 1500 साल उस समय डेवलप हुई संस्कृति, वैदिक काल। और कहाँ तक चला? 1000 काल तक। और फिर 1000 काल से 600 ईस्वी पूर्व तक, जब तक महाजनपद शुरू हुए थे, जब वो मतलब गौतम बुद्ध के समय तक, ये चला आपका उत्तर वैदिक सर काल। जी बड़ा कंफ्यूजन है, सब समझ आ रहा है लेकिन ये नहीं समझ आ रहा है कि मतलब हम सब जो समय चल रहा है 1500 अरे तुम यार गधा, मतलब बिल्कुल इतना भी लॉजिक नहीं लगा सकते। ईसा पूर्व लिखा हुआ है, ईसा पूर्व का मतलब ईसा ईस्वी से पहली बातें चल रही हैं, शताब्दी ठीक है मतलब। नहीं। शताब्दी से पहली बातें चल रही हैं। शताब्दी से पहले जो 1500 साल पहले इसका डेवलपमेंट हुआ इस सभ्यता का। इतनी सी बात में कंफ्यूज हो रहे तो फिर तो हो या काम। अरे ईस्वी आपके पास है, ईस्वी से या शताब्दी जो तुम्हारी एक 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 हाँ बताइए बहुत। हम सब का शताब्दी कब चालू हुआ? अरे शताब्दी जब शुरू होगी तो हम फिर ईस्वी बोलेंगे ना, ये ईसा पूर्व लिखा हुआ है। शताब्दी जब शुरू होगी तो उसे पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, ठीक है नहीं, ये बोलेंगे ना। इससे हमें कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। तो ये पहला शताब्दी से 1500 पहला ही है। हाँ 1500 साल पहला हो, ठीक है नहीं, तब ये आपके पास डेवलप हुई। मतलब ये ऋग्वैदिक काल में आता है 1500 से 1000 तक। और 1000 से 600 ईसा पूर्व से जो है वो माना जाता है उत्तर वैदिक काल। और 600 ईसा पूर्व का वो टाइम है जब गौतम बुद्ध का जन्म हो रहा होता है, तो उस समय जो है महाजनपद शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा आपका हिस्ट्री में डेवलपमेंट है ऋग्वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। उसके बाद अगर हम वैदिक सभ्यता के बारे में देखें तो वैदिक जो संस्कृति थी उसके निर्माता कौन थे? आर्य। आर्य को वैदिक संस्कृति का निर्माता कहा जाता है, ठीक है नहीं। आर्य कौन थे? मध्य एशिया से आई हुई एक मतलब प्रजाति थी जो नॉर्थ इंडिया में आकर बसी, ठीक है। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। अगर अर्थ की बात करें तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्तम या कुलीन, ठीक है नहीं, या अभिजात, ये कोई सा भी वर्ड यूज हो सकता है। वो कहते हैं ना कि जैसे तुमने देख सुना हो महाभारत, तो उसमें ये कहती कि मतलब द्रौपदी को कहते सुना होगा कि आर्य अर्जुन, इस टाइप से चीज़ें मतलब आपके पास वर्ड यूज हुए हैं उसमें। तो वो जो काल था नॉर्थ इंडिया में ये आर्य आके बसे, तो कल्चर जो डेवलप हुई तो उसे आर्य संस्कृति कहा जाता है। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या उत्तम या कुलीन, यानी कि उच्च कुल के। कुलीन का मतलब होता है उच्च कुल के, या अभिजात यानी कि पैसे वाले, मतलब सम्मानित लोग। आर्य शब्द का जो प्रयोग है वो श्रेष्ठ जाति के लिए किया गया है। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है
कि आर्य शब्द किस किसे इंगित करता है, तो श्रेष्ठ जाति को। अब सिंधु सभ्यता चूँकि ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन सिंधु सभ्यता के विपरीत आर्य जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है। लोग जो है गांव मतलब डेवलप हैं, यहाँ पर जाते हैं। सिंधु सभ्यता में बड़े बड़े नगर हमने देखे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सबको हमने देखा। लेकिन वैदिक सभ्यता मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है ना। यहाँ क्या है, छोटे छोटे कबीले हैं, उनका राजा बनाया गया है। कबीलों का राजा होता था जो लोगों के लिए काम करता था। लेकिन हमने देखा था कि जो सिंधु सभ्यता थी वो उसमें बड़े बड़े नगर थे और वो केंद्रीय सभ्यता थी, यानी कोई एक केंद्र के स्तर पर राजा था और वो सारी चीज़ों को चला रहा होता है, ठीक है नहीं। क्योंकि कई प्रकार की चीज़ें ऐसी हैं कि कई स्थानों पर सेम दिखाई दी है, तो कहीं ना कहीं वो सभ्यता जो है केंद्रीकृत को शो कर रही है। लेकिन यहाँ वैदिक सभ्यता में छोटे छोटे कबीले थे, कबीलों ने अपना राजा बनाया, तो ये ग्रामीण सभ्यता को शो कर रही है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, याद रख लेना। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और ये ग्रामीण सभ्यता। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऋग्वेद की काल की, तो ऋग्वेद की काल की अगर बात की जाए तो पहली तो ये है कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का काल ऋग्वेदिक काल कहलाया जाता है। इस काल में 5 प्रमुख कबीले थे। 5 प्रमुख कबीले थे, कौन कौन से? पुरु कबीला था, यदु कबीला था, तुर्वस, अनु और द्रुह। ये 5 कबीले थे जो काफ़ी फेमस कबीले थे। और उस समय जो वहाँ के पास ये कहा जाता है कि जो आर्य हैं वो सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे। सप्त सैंधव, ये सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे। सप्त सैंधव क्यों कहा जा रहा होता है? क्योंकि 7 नदियों वाले क्षेत्र में, यानी कि उत्तर भारत में जहाँ पर 7 नदियाँ जो है प्रभावित होती हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? जैसे सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब, सिंधु, ये 7 नदियाँ हैं जो उस समय ये आपके पास इन नदियों के क्षेत्र में आकर बसे, यानी कि नॉर्थ इंडिया वाले में, जम्मू कश्मीर वाला एरिया जो है, पंजाब वाला एरिया जो है। और इन नदियों के उस समय क्या क्या नाम थे? उस समय नाम ये थे, सतलज नदी को कहा जाता था मतलब सतुद्री, ठीक है नहीं। और ब्यास नदी के लिए बिपाशा वर्ड यूज हुआ है। रावी नदी के लिए परोशनी नदी का वर्ड यूज हुआ है। बिपाशा ये मतलब हीरोइन का नाम नहीं है, ये नदी का नाम है। विस्तृता झेलम नदी के लिए वर्ड यूज हुआ है। अस्कनी चिनाब नदी के लिए वर्ड यूज हुआ है ऋग्वेद काल में। अब जो नदियाँ हैं जिनका नाम सतलज नदी है वो उस समय सतुद्री नदी हुआ करती थी, जिस समय ब्यास नदी है वो बिपाशा नदी हुआ करती थी। तो ऋग्वेदिक काल में ये जो 7 नदियाँ हैं, 1 2 3 4, ऋग्वेदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से 16000 ईसा पूर्व में सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी, चिनाब क्या कहा जाता था? हाँ, क्या मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, दोबारा बताओ मुझे जरा। यही सर कि ऋग्वेदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में आदि का जो नदी का नाम है सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी, उसमें इसको क्या कहा जाता था? हाँ, अब समझे तुम बात, ठीक है नहीं। तो उस समय जो 1500 ईसा पूर्व मतलब ईसा पूर्व से 1500 वर्ष पहले या 1000 वर्ष पहले जो ये नदियाँ थी, इन्हें इस नाम से पुकारा जाता था, ठीक है नहीं। क्लियर हुआ ना? तो ये सप्त सिंधु प्रदेश था, 7 नदियों का प्रदेश था जहाँ आर्य जो है वो आकर बसे थे। तो आर्यों का जो बसने का जो आपके पास क्रम है वो इन्हीं प्रदेशों को माना जाता है। अब इन प्रदेश ये 7 नदियाँ कौन कौन सी थी आपके पास? जैसे पहली नदी तो यही थी सतलज, जिसे सतुद्री नदी कहा जाता था। दूसरी बिपाशा यानी ब्यास नदी। तीसरी रावी को पुरुषणी नदी, यहीं पे आपके पास रावी नदी के किनारे ही युद्ध हुआ था सिकंदर का और
क्या नाम है उसका, राजा का मैं भूल रहा हूँ नाम, राजा पुरु के बीच विस्तत मतलब विस्तत विस्तथा नदी जो है आपके पास, बी तस्था नदी, तस्ता, ये झेलम के लिए यूज हुआ है। अस्करनी आपके पास चिनाब के लिए यूज हुआ है। और उस समय एक नदी थी सिंध नदी, ये जो सिंधु नदी है, ठीक है नी, एक ये नदी थी उस समय सिंध नदी। और एक नदी थी आपके पास, ये वैदिक कालीन नदियाँ हैं सब। एक घग्गर नदी थी, जैसे घग्गर, इसे उस समय द्रसदती कहा जाता था। एक नदी थी आपके पास गंडक, ये सिंधु वैदिक कालीन नदियाँ हैं सब। इसे उस समय सादी नारा नदी कहा जाता था, सादी नारा, सदा नारा, सदा नीरा, सॉरी, सदा नीरा नदी कहा जाता था। और सिंधु नदी बहुत प्रसिद्ध थी क्योंकि इसका आर्थिक महत्व बहुत था और कई बार इसका यूज भी हुआ है उस टाइम पर वैदिक काल में। और इसके आर्थिक महत्व के कारण ही इसे हिरण्याणी नदी कहा जाता था, ठीक है नी, आर्थिक महत्व की दृष्टि से, क्योंकि व्यापार वगैरह के लिए इसका काफ़ी यूज होता था सिंधु नदी का, ठीक है नी। तो आर्थिक दृष्टि से क्योंकि ये मजबूत नदी, मतलब काफ़ी फेमस नदी थी, इसे घग्गर नदी अभी का नाम कैसे जी अधिष्ठात्री नदी नदी क्या, घग्गर नदी अभी का नाम है। हाँ, घग्गर नदी जो है वो द्रसद्युति नदी का नाम है। सिंधु नदी को सिंध कहा जाता था, सिंध नदी, ठीक है नहीं। तो ये जो नदियों का जो प्रदेश था यहीं पे आर्य आके बसे और सिंधु नदी के जो आर्थिक महत्व के कारण काफ़ी प्रसिद्ध थी सिंधु नदी, ठीक है नहीं। तो ये आपको याद रखना है। और आर्थिक महत्व के कारण इसे हिरण्याणी नदी कहा जाता था, ठीक है नहीं, ये भी वर्ड याद रखना है। अब उस समय जो हिमालय पर्वत था उसके लिए वर्ड यूज हुआ था हिमवत, ठीक है। और उसकी जो चोटी थी आपके बाद मजुबंत, उसकी वो सोम रस के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी। सोम रस उस समय जो है जैसे मंदरा होती है ना आज की डेट में, उस समय इस टाइप का कोई ये पेय था सोम रस, तो उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी मजुबंत जो है चोटी, हिमवत यानी हिमालय की, ठीक है। तो हिमालय के लिए हिमवत वर्ड यूज हुआ है। और सोम रस जो है मजुबंत चोटी पर मिलता था। सोम रस का मतलब जैसे आज की डेट में शराब वगैरह उस टाइम पर कोई पेय पदार्थ होगा। नर्मदा जो नदी है वो देखो, नर्मदा नदी भारत में यहाँ से गुजरती है, जैसे ये भारत है मान लो, जैसे भारत है तो नर्मदा नदी यहाँ से कहीं से गुजरती है, ठीक है नहीं। ये नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी जब इस टाइप से ये अरब सागर में गिरती जाके, तो ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत या उत्तरा आर्यभट्ट, उत्तर भारत का जो एरिया था उसे कहा जाता था आर्यभट्ट। मैंने आपको बताता ये मगध वाला जो एरिया था इसे आर्यभट्ट कहा जाता था, लिखवाया भी है तुम लोगों को बिहार वाले उसमें। और दक्षिण वाला जो पथ है उसे दक्षिणापथ कहा जाता था, ये दक्षिणापथ है इधर का। तो नर्मदा नदी आर्यभट्ट और दक्षिणापथ को दो भागों में बांटती थी, बीच में से ही निकल ये आ रही है, तो आर्यभट्ट इधर रह जाता था और आपके पास दक्षिणापथ इधर। और आर्यों को उस समय जो जानकारी मिली है ऋग्वेदिक काल में कि जो यहाँ पर राजस्थान में जो अरावली पर्वत है उसकी जानकारी आर्यों को थी, ठीक है नहीं। अरावली पर्वत के बारे में वो जानकारी रखते थे। और आर्य जो संस्कृति थी उस समय मरुस्थल के लिए जो वर्ड यूज हुआ है धन, आपके पास वर्ड जो है वो मरुस्थल के लिए यूज हुआ है। ये क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन है कि आर्य ऋग्वेदिक वैदिक काल में या ऋग्वेदिक काल में धन वर्ड किस चीज़ के लिए यूज हुआ है, मरुस्थल के लिए, पर्वतों के लिए, नदियों के लिए, इस टाइप से।
तो आपको याद रखना है मरुस्थल के लिए ये वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको देखो एक चीज़ और बता दूं, जैसे ये वर्ड यूज हुआ है आर्यव्रत, तो मैंने ये आपको बिहार में तो लिखवाया है, और थोड़ा सा आप यहाँ भी देख लीजिए एक बार, बिहार में तो हमने ये आपको लिखवाया है, यहाँ और देख लीजिए। जैसे ये जो हरियाणा पंजाब का भाग है, यानी कि हरियाणा पंजाब, इस एरिया को कहा गया है ब्रह्मव्रत, ब्रह्माव्रत। और उसके बाद ये जो गंगा यमुना का दायोग मतलब आपके पास एरिया है गंगा यमुना वाला, यानी यहाँ पर जो गंगा यमुना जो निकल रही है, इस एरिया को कहा गया है आपके पास ब्रह्मर्षि देश। और हिमालय और विंध्य पर्वत जो है, यानी मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है, ये मध्य प्रदेश वाला मध्य में, इसे कहा गया है ये विंध्य क्षेत्र को, विंध्य क्षेत्र को क्या कहा गया, मध्य देश। और बिहार बंगाल वाला जो एरिया है, यहाँ जो ये बिहार बंगाल है, मान लो ये जो एरिया बिहार और बंगाल का है, इसे कहा गया है आपके पास ये उत्तर प्रदेश वाला एरिया गंगा यमुना का दायोग, और बंगाल और बिहार का जो एरिया यहीं पे, इसे कहा गया आर्यव्रत, यानी मगध वाला एरिया जो है। इस एरिया को, ठीक है नहीं, तो थोड़ा सा आप याद रखोगे। उसके बाद देखो ऋग्वेद काल में अगर हम और बात देखें तो सिंधु नदी का यहाँ सबसे ज़्यादा वर्णन हुआ है। अगर क्वेश्चन यही बन रहा है कि ऋग्वेद काल में किस नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा हुआ है, तो सिंधु नदी का, क्योंकि इसका आर्थिक महत्व है, व्यापार के लिए ये काफ़ी यूज किया जाता था इसका। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पवित्र नदी मानी गई है वो सरस्वती नदी मानी गई है, सबसे ज़्यादा पवित्र नदी, ठीक है नहीं। तो महत्व तो सिंधु नदी का है, उसके व्यापारिक महत्व है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऋग्वेदिक काल में पवित्र नदी माना गया है वो सरस्वती नदी को माना गया है। वैदिक काल में माप तोल की जो इकाई मन थी, जैसे सिंधु सभ्यता में माप तोल की इकाई क्या थी, 16 की गुणज में थी। आपने अगर रिवाइज करोगे जाकर, इन्हें वीडियो को रिवाइज कर लेना, ठीक है नहीं, मैं कल वाला अपलोड कर दूंगा, और वो नहीं तो अपने ऐसे ही अपने बुद्धनाथों की तरह अपने सुनते रहना छुट्टी। तो माप तोल की इकाई क्या थी, मन। और पशुपालन जो है वो प्राथमिक कार्य था, क्योंकि ग्रामीण सभ्यता थी तो पशुपालन प्राथमिक कार्य था, कृषि द्वितीयक था, ठीक है नहीं। और जो अनाज का प्रमाण मिला है वो यव, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है, और कौन सा अनाज, जो के लिए, ठीक है नहीं। तो जो वर्ड का वहाँ प्रमाण मिला है ऋग्वेदिक काल में, और जो को यव कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक काल में यव शब्द किस फसल के लिए यूज हुआ है, तो जो के लिए। और यही क्वेश्चन है कि यूपीएससी ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन कि वैदिक सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं। वैदिक सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी, पहली चीज़ पूछ लेगा। वैदिक सभ्यता में कृषि कार्य प्राथमिक स्तर पर होता था, ये पूछ लेगा, जबकि कृषि कार्य द्वितीयक है, पशुपालन कार्य प्राथमिक स्तर है। और ये ग्रामीण सभ्यता है, ना कि वैदिक सभ्यता। गाय का बहुत महत्व था, गाय का महत्व परिवार में, जो परिवार के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ, गृह, ठीक है नहीं। वो आज भी यूज होता है कि तुम्हारा गृह कहाँ है, गृह प्रवेश कहते हैं ना, कि गृह प्रवेश होगा। गाय का महत्व ये था कि गाय के ऊपर युद्ध भी लड़े जाते थे, और गाय जो है वो व्यापार विनिमय का भी माध्यम थी, ठीक है नहीं। तो गाय के लिए युद्ध लड़े जाते थे काफ़ी। जो ऋग्वेद काल के जो आर्य हैं, ऋग्वेदिक आर्य, जहाँ पर आके बसे उस एरिया को क्या कहा जाता है, मतलब सप्त सिंधु प्रदेश।
सप्त सैंधव इसलिए क्योंकि 7 नदियों का प्रदेश, ठीक है नहीं, ये कहा जाता है जहाँ पर आकर वो बसे। ये विस्तार मैंने आपको बता दिया कि पश्चिम में अफगानिस्तान था, पूर्व में आपके पास पंजाब तक, और पश्चिम में उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, और यहाँ पर ये मध्य प्रदेश वाला एरिया जो है, ठीक है नहीं, विंध्यन क्षेत्र तक। ठीक है, तो ये एरिया जो है वो आर्य संस्कृति के प्रभाव में रहा। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि आर्य संस्कृति मतलब जो आर्य हैं वो कहाँ से आए थे आपके पास आर्य, तो उसके बारे में अलग मैंने आपको बताया था, लोगों की राय है। सबसे महत्वपूर्ण राय है वो प्रोफेसर मैक्स मुलर की है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया का मतलब ये जो मध्य एशिया वाला भाग है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है नहीं, और ताजिकिस्तान, ये जो मध्य एशिया का एरिया है, तो यहाँ से आर्य आया है आपके पास। बैक्टीरिया, मध्य एशिया के एरिया को बैक्टीरिया कहा जाता था, तो यहाँ से आर्यों का आगमन हुआ भारत में। बाल गंगाधर तिलक ने ये अपनी पुस्तक में ये बताया था कि आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ, उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ पोल से, ठीक है नहीं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि किस व्यक्ति ने जो है आर्यों का आगमन उत्तरी ध्रुव से बताया, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। दयानंद सरस्वती ने यह बताया कि आर्य कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। और अविनाश चंद्र दास उन्होंने कहा कि सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब क्या है, मतलब आर्य आकर कहाँ बसे, सप्त सैंधव प्रदेश में, 7 नदियों के प्रदेश में। अब ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक का, दयानंद सरस्वती का, क्योंकि ये भारत के लोग थे, तो भारतीय संदर्भ में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आर्यों का आगमन सबसे पहले कहाँ हुआ, ठीक है नहीं, ये आर्य कहाँ से आए थे। तो सप्त सैंधव प्रदेश में दयानंद सरस्वती ने कहा आर्य तिब्बत से आए थे, तो वहीं आपके पास बाल गंगाधर तिलक ने कहा आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता जो विचार को है वो मैक्स मुलर के विचार को है कि आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ। आर्य जो सतलज यमुना वाला जो क्षेत्र था, जो पंजाब वाला एरिया है, ठीक है नहीं, उस क्षेत्र को ब्रह्मवत कहा गया, ये मैं आपको ऊपर लिखवा चुका हूँ। गंगा यमुना का जो दायां क्षेत्र है उसे ब्रह्मर्षि देश कहा गया, ठीक है। और बंगाल का, बिहार के एरिया को आर्यव्रत कहा जा रहा होता है, ठीक है। और मध्य का जो क्षेत्र है, विंध्यन क्षेत्र, जो ये सतोपुड़ा, ये जो पर्वत हैं आपके पास, इन सब एरिया को जो है मध्य देश कहा जा रहा होता है, जिसमें वर्तमान में मध्य प्रदेश है। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी और सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा है, ये हम ऊपर बता चुके हैं। अब बात करते हैं कि हमने देखा कि आर्य कहाँ से आए, कहाँ आकर बसे, और उनके लिए किस शब्द का यूज हुआ, उस समय आपके पास कौन सी नदी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, कौन सी नदी का सबसे ज़्यादा जिक्र है ऋग्वेदिक काल में। इन सब को समझने के बाद अब हम आर्यों की जो कल्चर है उसे समझेंगे। और कल्चर को समझने के क्रम में पहली जो स्थितियाँ आती है उनकी सोशल सामाजिक जो सिचुएशन थी वो क्या थी, उस समय सामाजिक जो परिस्थिति थी वो क्या थी, यानी समाज में जो उस समय सामाजिक जीवन जो था आर्यों के टाइम पे वो किस प्रकार का था। तो देखो, सिंधु सभ्यता में अभी हम पढ़ कर आए थे कि वहाँ जो सत्ता थी वो मात्र सत्तात्मक थी, जो यानी परिवार में स्त्री को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। लेकिन यहाँ पर वैदिक काल में, जो ऋग्वेदिक काल है, वहाँ पर जो सामाजिक स्थिति में सत्ता जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है। कैसा समाज है? पितृसत्तात्मक, यानी घर में जो है पिता जो है उसको महत्वपूर्ण है, सभी निर्णय जो है वो पिता के ही माध्यम से लिए जाते हैं। वर्ण व्यवस्था, सिंधु सभ्यता में वर्ण व्यवस्था का जिक्र नहीं था, बस वहाँ ये थी बात कि दुर्गों का प्रमाण था कि जो शासक वर्ग है वो दुर्गों में रहता था और अन्य वर्ग जो है वो सामान्य नगरों में रहते थे। लेकिन आर्य काल में जो है वर्ण व्यवस्था शुरू हुई, और वर्ण व्यवस्था शुरुआती क्रम पे इस प्रकार थी कि जैसे आर्य और अनार्य ये दो वर्ग थे। आर्य का मतलब गौर वर्ण वाले, यानी जो गोरे लोग हैं जो मध्य एशिया से भारत में आए थे, और कृष्ण वर्ण का मतलब काले लोग।
तो जैसे दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो अनार्य हैं, कृष्ण वर्ण है उनका, काले हैं, वो थोड़े से सांवले हैं। और जो नॉर्थ इंडिया वाले लोग हैं वो आर्य लोग हैं, वो थोड़े से कलर उनका मतलब आपके पास उजला है। तो तुम देखते भी होगे कि नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में लोगों के जो कलर हैं उनमें काफ़ी अंतर होता है। जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो थोड़े गोरे होते हैं, जो बच जाए साउथ इंडिया के। तो उस समय जो वर्ण व्यवस्था की आर्य और अनार्य पे थी, जाति व्यवस्था की बात नहीं हो रही है ना, वैसे वर्ण की बात हो रही, 4 वर्ण जो हैं वैसे ही वर्ण व्यवस्था थी, आर्य और अनार्य। जो गोरे लोग थे उन्हें आर्य कहा जाता था, जो काले लोग थे या सांवले थे उन्हें उनके लिए अनार्य वर्ड यूज हुआ है। उस समय जो वर्ण व्यवस्था का आधार था वो कर्म था, यानी कि अगर आप नाई का वर्क कर रहे हो तो आप मतलब आपके पास जैसे आधार कर्म को माना गया। जैसे ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण का कर्म क्या था, पूजा पाठ करवाना। क्षत्रिय थे, क्षत्रियों का कर्म क्या था, मतलब लोगों की रक्षा करना। वैश्यों का कर्म व्यापार व्यवस्था, और जो सेवा करते थे इन तीनों उसकी तो उन्हें शूद्र कहा जाता था। तो ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था बटी है उसका आधार था कर्म, यानी जो पूजा पाठ की व्यवस्था करता है वो ब्राह्मण होंगे, केवल ब्राह्मणों को ही अधिकार है पूजा पाठ कराने का। क्षत्रिय को जो वर्ण था वो रक्षा के लिए है सबकी, ठीक है नहीं, वैश्य व्यापार का काम करेगा। और शूद्र जो हैं, जो लोग इन तीनों वर्णों की सेवा करेंगे उन्हें शूद्र कहा गया। तो यहाँ आधार जो है वो कर्म है वैदिक व्यवस्था में, ठीक है नहीं। और ऋग्वेद के ये जो वर्ण व्यवस्था है कौन से मंडल में है, 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इस चीज़ का वर्णन है, ठीक है नहीं। अस्पृश्यता और छुआछूत की भावना नहीं थी ऋग्वेदिक काल में। दास प्रथा का प्रचलन था, क्योंकि भाई जब शूद्रों की व्यवस्था थी सेवा करने के लिए तो दास प्रथा का भी प्रचलन था। स्त्री एवं पुरुष को क्या कहा जाता था, आर्य एवं अनार्य। स्त्री और पुरुष के लिए भी आर्य और अनार्य वर्ड यूज हुआ है, ठीक है नहीं। उधर तो यूज हुआ ही है कृष्ण वर्ण वालों के और गौड़ वर्ण वालों के लिए, लेकिन स्त्री पुरुष को जो है आर्य अनार्य ये कहा जाता था। दास प्रथा जो है वो प्रचलित थी, ठीक है। उसके बाद स्त्रियों की जो दशा थी वो सम्मान्य थी, यानी कि स्त्रियों को काफ़ी मतलब सम्मान प्राप्त होता समाज में, ठीक है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ये सारी सामाजिक बुराइयां प्रचलन में थी। यानी कि बाल विवाह यानी कि बचपन में ही विवाह हो जाता था, और पर्दा प्रथा जो बड़े कुल होते थे, अच्छे घराने होते थे, उन लोगों में जो है पर्दा प्रथा भी थी। और सती प्रथा के भी जो है प्रमाण मिले हैं। सती प्रथा भी आपके पास उस समय प्रचलन में थी ऋग्वेदिक काल में, ठीक है। उसके बाद महिलाओं को, और 2 बातें और याद रख लेना। एक, ऋग्वेदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, यहाँ लिख देना, संयुक्त परिवार की प्रथा भी थी। संयुक्त परिवार, सॉरी प्रथा आएगा। संयुक्त परिवार की प्रथा, ठीक है। और उपनयन संस्कार भी था, पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। हमारे उसमें 16 संस्कार बताए गए हैं, और 16 संस्कारों में एक संस्कार उपनयन संस्कार भी था, ठीक है ना। तो इस स्त्रियों में उपनयन संस्कार उस समय
प्रचलित था, ठीक है नहीं। और एक बात और लिख लोगे यहाँ से, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। वैसे सम्मानित स्थिति थी महिलाओं की, लेकिन शिक्षा का अधिकार भी महिलाओं को था, ठीक है। विधवा विवाह भी प्रचलित था, या विधवा विवाह वो लिख लें। की प्रथा, देखो, लेकिन इसमें दहेज प्रथा नहीं थी। दहेज प्रथा की कोई व्यवस्था नहीं थी, दहेज प्रथा नहीं थी। ये कुरीतियां तो थी, लेकिन दहेज प्रथा नहीं थी। यही पूछता है सारी चीज़ें यूपीएससी, बस थोड़ा सा अलग होगा पूछेगा, इन्हीं को विशेषताओं में डाल देगा। महिलाओं की मतलब जो शिक्षा व्यवस्था की जाती थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार था, और वो सार्वजनिक जीवन में भी उनकी भागीदारी थी। उस समय जो सभा समिति थी, सभा एक मतलब आपके पास समिति होती थी, सभा एवं समिति, उसमें जो भाग लेती थी, सभा समिति को हम आगे पढ़ेंगे क्या होती हैं, ठीक है नहीं। यानी कि एक प्रकार का जैसे बैठक होती है, तो सभा समितियों में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, ये हमने ऊपर भी लिखवा दिया है। पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता, ये भी लिखवा चुके हैं। और आजीवन अविवाहित रहने वाली जो महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जो महिला शादी नहीं करती थी उन्हें क्या कहा जाता था, अमाजू, ठीक है नहीं। उनके लिए वर्ड यूज हुआ है अमाजू, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे आपके पास है पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग प्रथा स्वीकार थी। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग प्रथा क्या थी कि जो महिला है वो अपने देवर के साथ भी संभोग कर सकती थी, पुत्र प्राप्ति के लिए अपने देवर के साथ भी संबंध बना सकती थी, ठीक है नहीं। तो पुत्र प्राप्ति के लिए ये प्रथा भी उस समय प्रचलित थी। जो कन्या अपने शादी नहीं करती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। आर्यों के जो वस्त्र थे वो सूत के, ऊन के, चर्म यानी चमड़े के बने होते थे। विवाह को जो है एक संस्कार माना जाता था। 16 संस्कारों की व्यवस्था थी, जिसमें आपके पास विवाह भी एक संस्कार था। जैसे 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार था गर्भाधान, यानी जब से गर्भ आपके पास महिला गर्भवती होती थी, तब आपके पास देखते होगे ना, जब गर्भवती होती है तो कई सारे प्रोग्राम रखते हैं, ये टीवी चैनलों में दिखाया जाता है कि वो प्रेग्नेंट हैं तो उनके घर पर कार्यक्रम होता है। फिर उसके बाद एक नामांकन का भी आपके पास व्यवस्था थी, एक उपनयन संस्कार था। उपनयन संस्कार में से महिलाओं में उपनयन संस्कार था, तो उपनयन का मतलब उनके जो आपके पास नाक कान छेदने की व्यवस्था, ये सारी आती होंगी उसमें। नामांकन की व्यवस्था है, कर्णभेद है, कर्णभेद और उपनयन अलग है। कर्णभेद का मतलब कान छेदना, ये सारी चीज़ें। उपनयन संस्कार अलग है, ठीक है नहीं। विवाह संस्कार है, मतलब इस टाइप से 16 संस्कार थे कुल मिला के। तो उन संस्कारों में से जो उपनयन भी एक संस्कार है, ठीक है नहीं, विवाह संस्कार है। विवाह जो प्रथा उसमें मतलब विवाह को एक संस्कार माना जाता, पवित्र संस्कार माना जाता था। और विवाह के भी कई प्रकार थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, यानी कि आपके पास उच्च वर्ण का पुरुष हो और निम्न वर्ण की स्त्री हो, तो इसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। कि कोई परेशानी बात नहीं है, अगर स्त्री निम्न वर्ण की भी है लेकिन पुरुष उच्च वर्ण का है तो ये सही विवाह है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर स्त्री उच्च वर्ण की है और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती है तो इस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था, ठीक है नहीं। अगर नीचे वर्ण की लड़की ने ऊंचे वर्ण के पुरुष से शादी कर ली तो वो अनुलोम विवाह है उस टाइम पर, यानी ठीक है, वो विवाह गलत नहीं है। लेकिन अगर उच्च वर्ण की स्त्री ने निम्न वर्ण के पुरुष के साथ शादी कर ली तो वो विवाह जो है वो प्रतिलोम विवाह है, ठीक है नहीं।
तो उस समय ये सामाजिक स्थिति है ऋग्वैदिक काल में आर्यों की। ठीक, उसके बाद राजनीतिक स्थिति पे बात करेंगे, लेकिन आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि फिर रात को हम लेट तक पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए आज की अपनी क्लास यहाँ तक ही करते हैं, सामाजिक स्थिति तक आर्य की। उस अब तुम लोग भी इसे रिवीजन करिए, करके आना, ठीक है। जब रात को हम पढ़ाएंगे और रात को हम इसे कंप्लीट कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। रात को ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल को हम शुरू कर देंगे रात को ही, ठीक है। इसे ख़त्म करा के उत्तर वैदिक काल को शुरू कर देंगे, क्योंकि इनमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी मुझे तैयार वगैरह भी होना है, थोड़ा बहुत अपना जाना है या ऑफिस, तो इतना कर लीजिए आप सामाजिक स्थिति तक। अगर रात को हम लंबी क्लास करेंगे तो फिर सुबह में नहीं क्लास करा करेंगे, ठीक है। अरे आया तुम लोगों के समझ में? ठीक है। यस सर। और इसे पढ़ कर जरूर आना आज, टाइम मैनेज कर लीजिए। इसे पढ़कर जरूर। मैंने नहीं आती अगर तुम सुबह उठना तो मगर कोई बार 5 बजे फोन कर देना, डेली बस एक काम कर देना यार। नाइट क्लास करेंगे तो अरे इसे भी पढ़ के आना है। क्लास करेंगे हम, बस केवल 5 बजे तुम एक बार फोन कर देना, डेली बस। अरे मैं क्या बता रहा हूँ, इसे पढ़ के आना आप लोग, ठीक है। ठीक क्लास सर नाइट वाली क्लास अपलोड कर दीजिएगा तो। है, बाद हम भेज देंगे विदेशी का। ठीक है, अच्छा। चलो। अभी जो तुम कहे थे संस्कृत महिला का आरक्षित है, वो केवल बिहार वालों के लिए है पागल। क्या